लाखों साल पहले जब अफ्रीका की धरती पर सूखा फैलने लगा था, जब जंगल पीछे हट रहे थे, नदियां सिकुड़ रही थीं और भोजन धीरे धीरे गायब हो रहा था, तब हमारे पूर्वज एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां हर रास्ता खतरे से भरा था। उनके सामने सिर्फ दो चुनाव थे। एक, उसी जमीन पर रुक जाना जहां वे पैदा हुए थे, जहां उनके पुरखे रहे थे, लेकिन जहां अब मौत धीरे धीरे करीब आ रही थी। दूसरा, उस अनजान दिशा में निकल पड़ना जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। वहां पानी मिलेगा या नहीं, खाना मिलेगा या नहीं, कोई और जीव उनका इंतजार कर रहा होगा या मौत, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। फिर भी उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद कहीं दूर कोई ऐसी जगह हो जहां जिंदगी फिर से शुरू की जा सके। ये कहानी किसी राजा, किसी साम्राज्य या किसी युद्ध की नहीं है। ये कहानी उससे भी बड़ी है। ये कहानी है इंसान के सबसे पहले और सबसे बड़े संघर्ष की। ये कहानी है उस यात्रा की जिसने हम सबको बनाया। ये कहानी है कि कैसे अफ्रीका के मैदानों से उठे छोटे छोटे मानव समूह हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत तक पहुंचे और धीरे धीरे एक नई दुनिया की नींव रखी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी नसों में बह रही याद है। ये हमारे डीएनए में छिपी हुई वो कहानी है जिसे हम आज भी अपने अंदर लेकर चलते हैं। करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की धरती पर एक नई मानव प्रजाति ने जन्म लिया। यही थे होमो सेपियंस, यानी आधुनिक इंसान। उस समय अफ्रीका की दुनिया आज जैसी नहीं थी। वहां कई इलाकों में हरियाली थी, बड़ी झीलें थीं, बहती नदियां थीं और जंगली जानवरों से भरे विशाल मैदान थे। हमारे पुरखे छोटे छोटे समूहों में रहते थे। वे शिकार करते थे, फल इकट्ठा करते थे, जड़ों और कंदों को खोजते थे और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते थे। उनके पास बड़े शहर नहीं थे, कोई लिखी हुई भाषा नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जिसने उन्हें बाकी जीवों से अलग बना दिया। सोचने वाला दिमाग, साथ रहने की क्षमता और सीखने की ताकत। कल्पना कीजिए उस दुनिया की जहां रात होते ही आसमान लाखों तारों से भर जाता होगा, जहां आग के चारों ओर बैठे इंसान पहली बार कहानियां सुनते होंगे, इशारों से बातें करते होंगे और अपने बच्चों को बताते होंगे कि कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा फल खाया जा सकता है और किस दिशा में पानी मिल सकता है। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाए, उन्होंने शिकार की तकनीक सीखी, उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा की, उन्होंने साथ रहना सीखा। यही इंसानियत का बचपन था। एक ऐसा बचपन जिसमें डर भी था लेकिन उम्मीद भी थी, संघर्ष भी था लेकिन जीवन की चमक भी थी। लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। पृथ्वी के जलवायु चक्रों, बारिश के पैटर्न और पर्यावरणीय बदलावों ने अफ्रीका की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। जिन इलाकों में कभी हरियाली थी, वहां सूखी घास फैलने लगी। जिन झीलों के किनारे जानवर और इंसान दोनों पानी पीते थे, वे झीलें सिकुड़ने लगी। कई नदियां पतली धाराओं में बदल गईं और फिर कुछ जगहों पर बिल्कुल गायब हो गईं। ये कोई अचानक आई तबाही नहीं थी, ये एक धीमी मौत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी महसूस की जा रही थी। हर नई पीढ़ी अपने बुजुर्गों से सुनती होगी कि कभी यहाँ पेड़ थे, कभी यहाँ पानी था, कभी यहाँ शिकार बहुत मिलता था, लेकिन उनके सामने जो दुनिया थी वो बदल चुकी थी। भोजन के लिए अब लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, पानी के लिए कबीलों के बीच टकराव होने लगे थे, बच्चों की भूख अब सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं थी, पूरे समूह के अस्तित्व का सवाल बन चुकी थी। जानवरों के झुंड भी पानी की तलाश में दूर जाने लगे। जिन जगहों पर जीवन आसान था, वे अब खाली और डरावनी होती जा रही थी। हमारे पुरखों ने हार मानने से पहले हर संभव कोशिश की। उन्होंने सूखी जमीन में गड्ढे खोदे, उन्होंने नए तरह के जानवरों का शिकार करना सीखा, उन्होंने छोटे जीवों, पक्षियों, मछलियों और समुद्री भोजन तक को अपनाया। उन्होंने उन पौधों को पहचानना शुरू किया जो कठिन मौसम में भी बच जाते थे। लेकिन जिस संकट से वे लड़ रहे थे, वो उनकी ताकत से कहीं बड़ा था। अफ्रीका, जो कभी उनका पालना था, अब उनके लिए एक परीक्षा बन चुका था। वहां रुकना धीरे धीरे खत्म हो जाना था। जाना खतरनाक था, लेकिन शायद वही एक रास्ता बचा था। यही वो समय था जब इंसान ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। ये फैसला किसी नक्शे को देखकर नहीं लिया गया था, क्योंकि उस समय कोई नक्शा नहीं था। ये फैसला किसी राजा के आदेश से नहीं लिया गया था, क्योंकि उस समय कोई साम्राज्य नहीं था। ये फैसला भूख, प्यास, डर और उम्मीद के बीच लिया गया था। शायद किसी समूह ने पूरब की ओर उगते सूरज को देखा होगा और सोचा होगा कि उस रोशनी के पार क्या होगा। क्या वहां पानी होगा? क्या वहां जानवर होंगे? क्या वहां बच्चे जिंदा रह पाएंगे? यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाने लगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि अफ्रीका से बाहर निकलने की कोशिश इंसानों ने एक बार नहीं, कई बार की होगी। कुछ छोटे समूह बहुत पहले उत्तर की ओर गए होंगे,
हो सकता है कि कुछ रास्ते में ही खत्म हो गए हों, कुछ रेगिस्तानों में खो गए हों, कुछ नए माहौल में खुद को ढाल न पाए हों। इतिहास उन असफल यात्राओं की पूरी कहानी हमें नहीं बताता, क्योंकि उनके निशान समय की धूल में खो चुके हैं। लेकिन उन कोशिशों ने एक बात साफ कर दी थी, अफ्रीका से बाहर निकलना आसान नहीं था। फिर भी इंसान रुकने वाला नहीं था। करीब 74,000 साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया का मौसम हिला दिया। आज के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर टोबा नाम का विशाल ज्वालामुखी फटा। ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था, ये पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों में से एक माना जाता है। इतनी भारी मात्रा में राख, धूल और गैसें आसमान में पहुंची कि कई इलाकों में सूरज की रोशनी कम हो गई। मौसम ठंडा पड़ा, पौधों की वृद्धि प्रभावित हुई और पहले से संघर्ष कर रहे जीवों के लिए जीवन और कठिन हो गया। अब कल्पना कीजिए उस समय के इंसानों की। वे पहले ही सूखे और भोजन की कमी से जूझ रहे थे। ऊपर से आसमान धुंधला हो गया, हवा में राख फैल गई, ठंड बढ़ गई और प्रकृति का संतुलन और बिगड़ गया। भारत तक भी टोबा की राख के निशान मिले हैं, जो बताता है कि इस घटना का प्रभाव कितना दूर तक गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की बड़ी आपदाओं ने इंसानी आबादी को बहुत कम कर दिया होगा। चाहे ये बहस का विषय हो, लेकिन इतना तय है कि उस दौर में इंसानों के सामने अस्तित्व का संकट बहुत गंभीर था। अब हमारे पूर्वजों के पास रुकने की गुंजाइश और कम हो चुकी थी। जिस धरती पर वे रहते थे वो लगातार कठोर होती जा रही थी। भोजन कम था, पानी कम था और मौसम अनिश्चित था। ऐसे में अफ्रीका छोड़ना सिर्फ साहस का फैसला नहीं था, बल्कि जीवन बचाने की रणनीति थी। यही वो पल था जहां इंसान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, वो रास्ता खोज लेता है। अफ्रीका से बाहर निकलने के लिए हमारे पुरखों ने जो रास्ता चुना वो बेहद समझदारी भरा था। उन्होंने रेगिस्तानों और सूखी धरती के भीतर से गुजरने के बजाय समुद्र के किनारे किनारे आगे बढ़ना शुरू किया। वैज्ञानिक इसे सदर्न डिस्पर्सल या कोस्टल रूट कहते हैं। ये समुद्री तटीय मार्ग शायद इंसान की सबसे सफल यात्राओं में से एक बना। समुद्र का किनारा उनके लिए जीवन रेखा जैसा था। वहां सीप, घोंघे, केकड़े, मछलियां और दूसरे समुद्री जीव मिल सकते थे। जमीन पर शिकार कम हो जाए तब भी समुद्र उन्हें भोजन दे सकता था। ये रास्ता इसलिए भी उपयोगी था क्योंकि समुद्री तट कई जगहों पर एक जैसे संसाधन देते थे। अगर एक समूह समुद्री भोजन इकट्ठा करना सीख जाता तो वो इसी ज्ञान के सहारे नए नए तटों पर भी जीवित रह सकता था। उन्हें हर बार पूरी तरह नया जीवन सीखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यही रणनीति उन्हें धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर ले गई। ये कोई तेज यात्रा नहीं थी, ये हजारों सालों तक चलने वाली धीमी मानव यात्रा थी। एक पीढ़ी आगे बढ़ती, कुछ समय रुकती, फिर अगली पीढ़ी उससे भी आगे निकल जाती। पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र से निकलकर वे लाल सागर के पास पहुंचे होंगे। आज बाब अल मंदेब की खाड़ी चौड़ी दिखती है, लेकिन हिमयुग के समय समुद्र का स्तर आज की तुलना में काफी नीचे था। इसका मतलब है कि कई जगहों पर समुद्र संकरा और उथला रहा होगा। हो सकता है कि छोटे द्वीपों की श्रृंखला ने रास्ता आसान बनाया हो। शायद उन्होंने लकड़ी के तनों, साधारण बेड़ों या कम गहराई वाले हिस्सों से गुजरकर अफ्रीका को पीछे छोड़ा होगा। वो पल इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। पहली बार आधुनिक इंसान अपने जन्म स्थान से बाहर एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा था। अरब प्रायद्वीप में पहुंचने के बाद उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई। असली सफर तो अब शुरू हुआ था। वे आज के यमन, ओमान और अरब सागर के किनारों से होते हुए आगे बढ़े। उनके पास कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन हर कदम उन्हें एक नई संभावना की ओर ले जा रहा था। वे तटों पर रुकते, भोजन जुटाते, बच्चों को बड़ा करते। फिर जब संसाधन कम पड़ते या समूह बड़ा हो जाता तो कुछ लोग आगे निकल जाते। इस तरह इंसान धीरे धीरे धरती पर फैलता गया। रास्ता आसान नहीं था। हर नई जगह अपने साथ नए खतरे लाती थी। कुछ जानवर उनके लिए अनजान थे, कुछ पौधे जहरीले हो सकते थे। मौसम बदलता था, कभी सूखा, कभी तूफान, कभी बीमारी, कभी दूसरे मानव समूहों से सामना। लेकिन उनके पास दो हथियार थे जो किसी पंजे या दांत से ज्यादा ताकतवर थे, उनका दिमाग और उनका समूह। वे अकेले नहीं चलते थे, वे परिवारों, कबीलों और साथियों के रूप में चलते थे। वे एक दूसरे को चेतावनी देते थे, शिकार में सहयोग करते थे और बच्चों को सामूहिक रूप से सुरक्षित रखते थे। इस लंबी यात्रा के निशान पूरी तरह मिटे नहीं। पुरातत्वविदों को अरब और भारतीय तटों से ऐसे पत्थर के औजार और समुद्री संसाधनों के उपयोग के संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि शुरुआती इंसान इन रास्तों से गुजरते हुए नई जमीनों तक पहुंचे। हर पत्थर का औजार, हर पुराना अवशेष और हर सीपी का ढेर मानो ये कहता है कि यहाँ कभी कोई चला था, कोई भूखा, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ।
फिर एक दिन हजारों सालों की यात्रा के बाद उनके सामने एक अलग तरह की धरती आई होगी। अरब के सूखे और पथरीले तटों के बाद उन्हें एक ऐसी भूमि दिखाई दी होगी जहां हवा में नमी थी, आसमान में बादल थे और मिट्टी में जीवन की गंध थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप था। मॉनसून की बारिश से सींची हुई धरती, नदियों से भरी हुई भूमि, जंगलों, मैदानों और पहाड़ियों से सजी हुई दुनिया। उनके लिए ये जगह किसी वरदान से कम नहीं रही होगी। जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा होगा तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी होगी जहां जीवन के अवसर बहुत अधिक थे। यहाँ नदियों में मछलियां थीं, जंगलों में जानवर थे, पेड़ों पर फल थे और मौसम में विविधता थी। लंबे संघर्ष के बाद ये भूमि उन्हें बसने लायक लगी होगी। यहाँ वे अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सकते थे। यहाँ भूख से लड़ाई थोड़ी आसान हो सकती थी। यहाँ पानी था, भोजन था और भविष्य था। लेकिन भारत की धरती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो जंगली और खतरनाक भी थी। घने जंगलों में बड़े शिकारी रहते थे, विशाल जानवरों की दुनिया थी। नदियों, दलदलों और पहाड़ी इलाकों में हर कदम सावधानी मांगता था। नए पौधे, नई बीमारियां, नया मौसम, सब कुछ सीखना पड़ता था। ये जमीन उन्हें खाना दे सकती थी, लेकिन गलती करने पर जान भी ले सकती थी। इसलिए हमारे पुरखों को और भी ज्यादा समझदार बनना पड़ा। उन्होंने नदियों के किनारे रहना चुना, तटों का सहारा लिया और धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़े। भारत आने के बाद कहानी में एक और रहस्य जुड़ता है। संभव है कि हमारे होमो सेपियंस पूर्वज भारत में आने वाले पहले मानव न रहे हों। भारत में मानव उपस्थिति के प्रमाण बहुत पुराने हैं। तमिलनाडु के अत्तिरम पक्कम जैसे स्थलों से मिले पत्थर के औजार बताते हैं कि इस उपमहाद्वीप में बहुत पहले से मानव जैसी प्रजातियां मौजूद थीं। ये औजार आधुनिक होमो सेपियंस से भी पहले के हो सकते हैं, शायद होमो इरेक्टस या दूसरी प्राचीन मानव आबादियों से जुड़े हुए। इसका मतलब है कि जब हमारे पूर्वज भारत पहुंचे तो ये भूमि पूरी तरह खाली नहीं भी रही होगी। क्या हमारे पूर्वजों का सामना उन पुरानी मानव आबादियों से हुआ? क्या वे मिले? क्या उन्होंने एक दूसरे से कुछ सीखा? क्या उनके बीच संघर्ष हुआ? इन सवालों के जवाब पूरी तरह साफ नहीं हैं। इतिहास के इतने पुराने पन्ने अधूरे हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत की कहानी हमारे आधुनिक पूर्वजों के आने से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। ये भूमि मानव विकास की एक प्राचीन प्रयोगशाला रही है। भारत में जीवित रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान को लगातार बेहतर बनाया। उन्होंने पत्थर के औजारों को और प्रभावी बनाया। छोटे, नुकीले और धारदार औजार बने, जिन्हें लकड़ी या हड्डी के साथ जोड़कर भाले, तीर या काटने वाले उपकरणों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इन छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये उस समय की बड़ी तकनीकी क्रांति थी। अब इंसान दूर से शिकार कर सकता था, बड़े और खतरनाक जानवरों से दूरी बनाकर हमला कर सकता था। इससे न सिर्फ भोजन मिलना आसान हुआ, बल्कि इंसान की सुरक्षा भी बढ़ी। लेकिन तकनीक से भी बड़ी चीज थी सहयोग। इंसान ने समझ लिया था कि अकेला व्यक्ति कमजोर है, लेकिन समूह मजबूत है। मिलकर शिकार करना, मिलकर बच्चों की रक्षा करना, मिलकर भोजन बांटना और मिलकर खतरे का सामना करना, यही उनकी असली ताकत थी। उन्होंने प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानी आश्रयों को घर की तरह इस्तेमाल किया। भारत में मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं इस बात का शानदार प्रमाण है कि प्राचीन इंसान सिर्फ शरण लेने के लिए गुफाओं में नहीं रहता था, बल्कि वहां अपनी सोच, कल्पना और अनुभव भी छोड़ता था। भीमबेटका की दीवारों पर बने चित्र हमें बताते हैं कि इंसान अब सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं था। वो देख रहा था, याद रख रहा था और अपनी यादों को दीवारों पर उतार रहा था। शिकार के दृश्य, नाचते हुए लोग, जानवरों की आकृतियां, ये सब बताते हैं कि इंसान के भीतर कला जन्म ले चुकी थी। कला सिर्फ सजावट नहीं थी, ये संवाद थी, ये ज्ञान को आगे पहुंचाने का तरीका था। ये शायद किसी शिकार की योजना भी हो सकती थी, किसी कहानी की याद भी और किसी विश्वास की शुरुआत भी। यही वो समय था जब इंसान ने अपने होने का अर्थ खोजना शुरू किया। आग के पास बैठकर कहानियां सुनना, दीवारों पर चित्र बनाना, मृतकों के प्रति संवेदना रखना, समूह के नियम बनाना, ये सब सभ्यता के बीज थे। शहर अभी दूर थे, खेती अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इंसान के भीतर समाज, कला और संस्कृति की नींव रखी जा चुकी थी। आज आधुनिक विज्ञान, खासकर डीएनए और जीनोमिक्स, हमें इस प्राचीन यात्रा की झलक देता है। हमारे शरीर में मौजूद जीन बताते हैं कि अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद इंसानों ने अलग अलग इलाकों में जाकर नई आबादियां बनाई। भारत इस सफर में एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। यहाँ का भूगोल, मॉनसून, नदियां और विविध वातावरण इंसानी आबादी के फैलने के लिए बहुत अनुकूल साबित हुए। कई अध्ययनों से ये विचार सामने आता है कि भारत न सिर्फ एक मंजिल था, बल्कि आगे की यात्राओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। हमारे डीएनए में एक और रोचक कहानी छिपी है। अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद आधुनिक इंसानों का सामना निएंडरथल जैसी दूसरी मानव प्रजातियों से हुआ। उनके बीच संपर्क भी हुआ और इसी कारण
आज अफ्रीका के बाहर की कई आबादियों में थोड़ी मात्रा में निएंडरथल डीएनए पाया जाता है। भारतीय आबादियां भी इस व्यापक मानव कहानी का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक सीधी रेखा में विकसित हुई प्रजाति नहीं है। हमारा अतीत कई मुलाकातों, कई प्रवासों और कई मिश्रणों से बना है। भारत में आने के बाद हमारे पूर्वजों ने सिर्फ जीवन नहीं बचाया, उन्होंने जीवन को फैलाया। वे अलग अलग भूभागों में गए, कुछ तटों पर रहे, कुछ नदियों के पास, कुछ जंगलों में, कुछ पहाड़ियों में। उन्होंने हर जगह से कुछ सीखा। कौन सा मौसम कब आता है, कौन सी नदी कब भरती है, कौन से जानवर कब मिलते हैं, कौन से पौधे उपयोगी हैं। ये ज्ञान पीढ़ियों तक जमा होता गया। यही ज्ञान आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और मानव विविधता की आधारशिला बना। हजारों वर्षों तक हमारे पुरखे शिकारी संग्राहक के रूप में जीवन जीते रहे। वे चलते थे, रुकते थे, फिर आगे बढ़ते थे। उन्होंने धरती को पढ़ना सीखा, आसमान देखकर मौसम समझना सीखा, जानवरों के पदचिन्ह पहचानना सीखा, पौधों और जल स्रोतों की यादें अपने बच्चों को दी। वे किताबें नहीं लिखते थे, लेकिन उनका पूरा समाज एक जीवित किताब था, जिसमें हर बुजुर्ग एक अध्याय था और हर बच्चा आने वाला पन्ना। फिर मानव इतिहास में एक और महान मोड़ आया, खेती की शुरुआत। करीब 10,000 साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों ने यह समझना शुरू किया कि बीज बोकर भोजन पैदा किया जा सकता है। अब भोजन सिर्फ खोजने की चीज नहीं रहा, उसे उगाया भी जा सकता था। जानवरों को पालतू बनाना शुरू हुआ। धीरे धीरे कुछ समूह स्थायी बस्तियों में रहने लगे। ये बदलाव छोटा नहीं था, ये इंसान की जीवन शैली को पूरी तरह बदल देने वाला बदलाव था। जब इंसान एक जगह टिकने लगा तो गांव बने, जब गांव बने तो लोग ज्यादा संख्या में साथ रहने लगे। खेती से अतिरिक्त भोजन पैदा हुआ। जब भोजन जरूरत से ज्यादा होने लगा तो समाज में नए काम पैदा हुए। कोई खेती करता था, कोई औजार बनाता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था, कोई धार्मिक या सामाजिक भूमिका निभाता था, कोई सुरक्षा का काम संभालता था। यही विशेषज्ञता आगे चलकर जटिल समाजों की नींव बनी। भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीन कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। समय के साथ ये जीवन शैली और विकसित हुई। छोटे गांव बड़े बसावट केंद्रों में बदले, व्यापार बढ़ा, तकनीक सुधरी, सामाजिक नियम बने और धीरे धीरे हजारों साल की इस लंबी प्रक्रिया ने भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी सभ्यता की जमीन तैयार की। आगे चलकर इसी भूमि पर सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता जैसी महान शहरी संस्कृति का उदय हुआ। जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सीधी सड़कों, पक्की ईंटों, जल निकासी व्यवस्था, अनाज भंडारों और योजनाबद्ध शहरों को देखते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। इन शहरों की जड़ें बहुत गहरी थीं। वे उन हजारों वर्षों की सीख, संघर्ष और अनुकूलन से बनी थीं जो पहले मानव समूहों ने इस धरती पर जमा की थी। इसलिए जब हम कहते हैं कि हड़प्पा से पहले भी भारत में विकसित मानव समाज मौजूद थे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे आधुनिक अर्थों में शहर बना रहे थे। इसका अर्थ ये है कि वे जटिल सोच वाले, तकनीक जानने वाले, सामाजिक नियमों में जीने वाले और प्रकृति को गहराई से समझने वाले लोग थे। उनके पास लिखित इतिहास नहीं था, लेकिन उनके पास अनुभव का खजाना था। वे असभ्य नहीं थे, वे सभ्यता की तैयारी कर रहे थे। आज हम भारतीय जिस विविधता पर गर्व करते हैं, अलग अलग चेहरे, भाषाएं, खान पान, परंपराएं और जीवन शैलियां, उनके पीछे हजारों वर्षों की यही लंबी यात्रा छिपी है। हमारे पूर्वजों ने समुद्र पार किए, जंगलों से गुजरे, सूखे झेले, जानवरों से लड़े, मौसम सीखा, औजार बनाए, कला रची, समाज बनाया और अंत में ऐसी संस्कृति की नींव रखी जिसने आगे चलकर इतिहास को आकार दिया। उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई पत्थर का औजार नहीं है, उनकी सबसे बड़ी विरासत है जिंदा रहने की जिद। हालात बदलें, दुनिया बदले, रास्ते बंद हों, फिर भी आगे बढ़ने की क्षमता। यही गुण आज भी इंसान को इंसान बनाता है। जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकले थे, वे शायद कुछ छोटे समूह थे। आज उनके वंशज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भारत में हम करोड़ों लोग उसी महान यात्रा की जीवित निशानी हैं। ये कहानी भूख से शुरू हुई थी, लेकिन आशा पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये यात्रा अब भी चल रही है। वो यात्रा हमारे खून में है, हमारी भाषा में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे सपनों में है। जब कोई इंसान बेहतर जीवन की तलाश में घर छोड़ता है, जब कोई परिवार नए भविष्य के लिए नई जगह बसता है, जब कोई समाज कठिनाई से उठकर आगे बढ़ता है, तब कहीं न कहीं वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। अफ्रीका से भारत तक का ये सफर हमें एक गहरी बात समझाता है। हमारी पहचान किसी एक जगह से शुरू होकर वहीं खत्म नहीं होती। हमारी जड़ें अफ्रीका की मिट्टी में है, हमारा विकास यात्राओं में है और हमारी कहानी उन अनगिनत कदमों से बनी है जो हमारे पूर्वजों ने डर के बावजूद आगे बढ़ाए। वे जानते नहीं थे कि वे इतिहास बना रहे हैं,
वे सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहते थे, लेकिन उनकी वही कोशिश आज हमारी मौजूदगी का कारण है। तो अगली बार जब आप भारत की अलग अलग संस्कृतियों, चेहरों, भाषाओं और परंपराओं को देखें तो एक पल के लिए उस पहली यात्रा को याद कीजिए, उस छोटे से समूह को याद कीजिए जिसने सूखी धरती को पीछे छोड़ा, समुद्र के किनारे किनारे चला, अनजान दुनिया से लड़ा और आखिरकार इस उपमहाद्वीप में नई उम्मीद पाई। वे सिर्फ हमारे पूर्वज नहीं थे, वे मानवता के सबसे साहसी यात्री थे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान का असली इतिहास सीमाओं का निहास है, ये संघर्ष का इतिहास है, ये अनुकूलन का इतिहास है, ये उस विश्वास का इतिहास है कि अंधेरे के पार कहीं न कहीं एक सुबह जरूर होगी। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम सब एक लंबी यात्रा की संतान हैं। हम सब प्रवासी पूर्वजों की विरासत लेकर जी रहे हैं। और सबसे पहले हर नाम, हर जाति, हर भाषा और हर सीमा से पहले हम इंसान हैं। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जानना चाहते हैं कि हम कहां से आए, कैसे बचे और कैसे बने। क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होता। इतिहास वो आईना है जिसमें हम अपनी असली पहचान देखते हैं।